कि जो बच्चा ब्रेस्ट फीड होता है उसका IQ ज़्यादा रहता है, उसका जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा रहती है। जो बच्चा ब्रेस्ट फीड है वो बीमार कम पड़ता है, उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क इजीली अवेलेबल है, जब भी बच्चा रोया इमीडिएटली आप दे दो। अगर आपने फॉर्मूला जो बोला या दूध ऊपर का बोला उसको प्रिपेयर करने जाना पड़ता है, दिस इज रियली अवेलेबल। जो मदर ब्रेस्ट फीड देती हैं तो उनको ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस कम हो जाता है। जब भी मदर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करती है तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में मदर के होते हैं, जिसकी वजह से जो यूट्रस का साइज होता है वो रैपिडली रिड्यूस होता है, जिससे डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। मम्मी को साइकोलॉजिकल सोशल सपोर्ट मिलता है कि मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, मेरे पास ग्रो कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मम्मी का वेट लॉस भी जल्दी होता है क्योंकि उसमें कैलोरी बर्न्स होती है। ये एकदम फ्री है तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मम्मी का। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद जितने भी पेरेंट्स हैं ना, उनको कभी गूगल नहीं करना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे पीडियाट्रिशियन जो हमें बताएंगे कि एक्चुअल में हमें करना क्या है जब हमारा बच्चा तकलीफ में होता है, या फिर तकलीफ में नहीं भी है तो उस तकलीफ को वो फील ही कभी ना कर पाए, उसको प्रिवेंट कैसे कर पाए, ये सब बताएंगे। लेट्स वेलकम डॉक्टर नीरव पटेल, वेरी गुड पीडियाट्रिशियन और बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो उनसे आज हम इस एपिसोड में बहुत सारी बातें करेंगे। वेलकम टू द शो सर। हेलो निशिता जी। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो बच्चों को लेके ना, अभी आजकल बहुत कुछ बातें चल रही हैं, बहुत कुछ सोशल मीडिया से भी लोग देख के अपने रिसीव करते हैं, फिर उस हिसाब से चलते हैं। एंड बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ पेरेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया और गूगल के सहारे अपने बच्चे के लिए मेडिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब किसी के घर में बच्चा होने वाला हो, या फिर बच्चा बहुत ही एक दिन का, 2 दिन का है, न्यूबॉर्न बेबी केयर है, तो वो क्या होती है, उसको कैसे लेना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आजकल के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का केयर ना कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, ना कोई साइंटिफिक एविडेंस रहता है। जैसा ये सालों से होता आ रहा है वही हम केयर फॉलो कर रहे हैं। न्यूबॉर्न बेबी एकदम डेलिकेट रहता है, बट उसके केयर की शुरुआत होती है जब बच्चा जन्म लेने वाला है उससे पहले। जैसे कि हमको पता है कि माँ की डिलीवरी होने वाली है कुछ टाइम के बाद, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जैसे बच्चों के कपड़े, ऊपर का टॉप, लंगोट, उसको सुलाने के लिए जो गोदड़ी या मैट्रेस बोलते हैं, कटोरी चम्मच, उसके हाथ और पैर के सॉक्स, टोपी, उसको हम एडवांस में एक किट रेडी करके रखें कि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, वी हैव टू रीच द हॉस्पिटल, और उस टाइम पे दौड़ना ना पड़े इस चीज़ के लिए। उसके बाद आता है जब बच्चा पहली बार आपके हाथ में आता है, तो उस टाइम पे अपने हैंड सैनिटाइज होने चाहिए। और जब भी मम्मी को ऑपरेशन थिएटर से या डिलीवरी रूम से आपके रूम में शिफ्ट किया जाता है, तब इमीडिएटली आप फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदिन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। फीडिंग देने के बाद कंधे पे रख के डकार देना बिल्कुल उसका स्टॉप नहीं करना है, कंपलसरी हर फीडिंग के बाद डकार दिलाना है। और बच्चों का जो कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके ऊपर काफ़ी टाइम देखा गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स है या पेरेंट्स है उसके ऊपर कुमकुम लगाते हैं या काउडंग लगाते हैं। बिल्कुल मत कीजिए। अम्बिलिकल कॉर्ड सेप्सिस करके एक बीमारी रहती है, वो बच्चे में फैलने की चांसेस रहता है अगर ऐसा करते हैं। उससे बढ़िया है कि आप कोई पीडियाट्रिशियन जो होंगे डिलीवरी के टाइम, वो आपको एंटीसेप्टिक पाउडर देंगे, वो आप पाउडर अप्लाई कर सकते हो। और बच्चे को चाहे जितनी भी गर्मी हो, आप कभी भी उसको पानी मत दीजिए। माँ का दूध सफिशिएंट होता है, ऑलमोस्ट 60 to 80% माँ के दूध में वाटर कंटेंट रहता है, तो वो आप माँ का दूध देंगे तो वो सफिशिएंट है। और लास्टली एक बात आती है कि जो कॉमन मिथ्स है कि इमीडिएटली ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा मम्मी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने जो रचना की है उसको फॉलो कीजिए। जब भी मम्मी आए डिलीवरी रूम से इमीडिएटली फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एवरी 2 आवर्ली 3 आवर्ली, और डिमांड पे फीडिंग बच्चे को दे सकते हैं। जी सर, बहुत ही आपने पॉइंट वाइज हमें समझाया, लेकिन एक बात है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब सबसे पहले जो है वो कोई दादी है, नानी है, बुआ है, जो भी एल्डरली है, वो आते हैं और वो कुछ गुड़ है या कुछ, इसको हम ट्रेडिशनल वे में गड़तूथी बोलते हैं, कि उसका मुंह मीठा करते हैं। तो वो डॉक्टर्स को पता नहीं होता है, मतलब पता होता है लेकिन वो कब करने वाले, कब करके चले गए, वो पता नहीं होता है। इज दैट ओके टू डू? इसको हम प्रीलैक्टल फीड बोलते हैं।
और ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई डिलीवरी में जाते हैं तो हम सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को साथ में बुला के काउंसलिंग करते हैं कि ये बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अभी हमारे ट्रेडिशन में पाया जाता है कि शहद चटाते हैं। शहद आगे जाके या उसी टाइम पे बच्चों में बॉटुलिज्म करके एक बीमारी रहती है, उसका शिकार बन सकते हैं बच्चे। या गुड़ का पानी या शुगर का पानी चटाते हैं, उससे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है, तो ये प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जी। और सर जब बच्चा पैदा होता है तब बहुत सारे बच्चों में ऐसा पाया गया है कि उनको जॉन्डिस होता है। तो जो न्यूबॉर्न होते हैं तो फिर वो बड़े ऐसे बोलते हैं कि वो तो होता ही है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो वो कब रेड फ्लैग है कि हमें कब समझ जाना चाहिए दैट वी हैव टू इमीडिएटली टेक द ट्रीटमेंट? देखिए, न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस होता है वो एडल्ट के जॉन्डिस से बहुत अलग रहता है। एडल्ट में जो जॉन्डिस होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। जबकि न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस रहता है वो जो बच्चों के रेड ब्लड सेल होते हैं वो अराउंड 80 डेज में टूटते हैं, और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है इसको बिलीरुबिन बोलते हैं। वो बिलीरुबिन बिकॉज की वो ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और उसका जो बॉडी में से एक्सक्रीशन होता है वो लीवर से होता है। अगर बच्चा जब नया जन्म होता है तो उनका लीवर इमेच्योर रहता है, तो वो ज़्यादा लोड बिलीरुबिन का सहन नहीं कर पाता है और एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, तो वो स्किन के नीचे जमा होता है। इसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। ये काफ़ी बच्चों में, ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों में ये देखने को मिलता है नॉर्मली, जो आप बोल रहे हो। अब ध्यान कब रखना है कि जब विदिन 24 आवर बच्चा येलो दिखने लगे, या बच्चा अपने पैर तक या सोल तक येलो दिखे, बच्चा फीडिंग नहीं ले रहा है, बच्चा वार्म लग रहा है, फीवर लग रहा है, बच्चा परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है, ऐसे केसेस में इमीडिएटली आप पीडियाट्रिशियन का कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसके केस में अगर ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, जैसे कि मम्मी को नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, या मम्मी का ब्लड ग्रुप O है और बेबी का A या B आता है तो उसको ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ऐसे केसेस में जॉन्डिस जल्दी बढ़ता है। ऐसे केसेस में उसका बिलीरुबिन लेवल कुछ टाइम के बाद चेक करना होता है। अगर एक फोटोथेरेपी रेंज होती है, उससे अगर ज़्यादा बढ़े तो उसको इमीडिएटली एक स्पेशल फोटोथेरेपी ब्लू कलर की लाइट होती है, तो उसके ऊपर इसके अंदर रखना पड़ता है बच्चे को। राइट। अब जैसे न्यूबॉर्न बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू सेड, राइट। लेकिन अभी के माहौल में देखा जाए तो देर आर सो मेनी मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग को चूज़ नहीं करती हैं, एंड दे गिव देम सम पाउडर्ड मिल्क, सम फॉर्मूला मिल्क, जो भी है बाहर का मिल्क। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? ब्रेस्ट मिल्क अमृत है न्यूबॉर्न बेबी के लिए और मदर के लिए भी। अभी ये जो आप कॉन्सेप्ट ला रहे हो जेन ज़ी जनरेशन का या नई जनरेशन का, उसको मैं अपोज करूँगा कि जैसे ब्रेस्ट मिल्क के जो एडवांटेजेस है बेबी के लिए, कि जो बच्चा ब्रेस्ट फीड होता है उसका IQ ज़्यादा रहता है, उसका जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा रहती है। जो बच्चा ब्रेस्ट फीड है वो बीमार कम पड़ता है, उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क इजीली अवेलेबल है, जब भी बच्चा रोया इमीडिएटली आप दे दो। अगर अपने फॉर्मूला जो बोला या दूध ऊपर का बोला उसको प्रिपेयर करने जाना पड़ता है, दिस इज़ रेडिली अवेलेबल। तो ये एक एडवांटेज है। इसके साथ साथ मम्मी को भी एडवांटेज है। जो मदर ब्रेस्ट फीड देती हैं तो उनको ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस कम हो जाता है। जब भी जो मदर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करती है तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में मदर के होते हैं, जिसकी वजह से जो यूट्रस का साइज़ होता है वो रैपिडली रिड्यूस होता है, जिससे डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। मम्मी को साइकोलॉजिकल सोशल सपोर्ट मिलता है कि मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, मेरे पास ग्रो कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट इन जनरेशन के लिए मम्मी का वेट लॉस भी जल्दी होता है, क्योंकि उसमें कैलोरी बर्न्स होती है। अच्छा। ब्रेस्ट जो फीडिंग देते हैं मदर, उनका कैलोरी बर्न्स अच्छे से होता है, और ये एकदम फ्री है तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मम्मी का। जी। So there are so many benefits of breastfeeding, but there are people who don't choose it. They have different things कि करियर important है, 1 महीने में हम दौड़ेंगे, भागेंगे, and we will start our career, and इसके लिए बच्चे जो हैं उनको फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। बट आई गेस दिस इज द गोल्डन टिप जो व्यूवर्स जो हैं देख के इसे समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए ना आजकल बहुत सारे वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे वैक्सीन जो है गवर्नमेंट भी देती हैं और जो प्राइवेट पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो भी देते हैं, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जो वैक्सीन्स अवेलेबल है उसके अंदर जो गवर्नमेंट सेटअप पे जो वैक्सीन मिलते हैं उसने जो
कवर किए हुए वो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस के लिए जो वैक्सीन है वो कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि 45 करोड़ बच्चे हैं इंडिया में बिलो 18 ईयर्स। अगर सबको वैक्सीन देने जाएंगे, सारे वैक्सीन देने जाएंगे तो बजट पे बहुत लोड पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि जो वैक्सीन से डेथ हो सकती है बच्चे की, उनको पहले कवर किया है, एंड स्टेप वाइज दे विल ट्राई टू ऐड। बट अभी तक जो वैक्सीन मिल रहे हैं जैसे डिप्थेरिया, टिटेनस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, बीसीजी, मीजल्स, ये सब वैक्सीन जो बेसिक वैक्सीन है वो गवर्नमेंट में कवर होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वैक्सीन रहते हैं जैसे टाइफाइड का वैक्सीन हो गया, चिकन पॉक्स का, स्वाइन फ्लू का, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन 13 जो सीरोटाइप का रहता है वो, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, जैपनीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन, ये सब वैक्सीन रूटीनली गवर्नमेंट सेटअप में नहीं मिलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड द प्राइस। बट ये जो बीमारियां मैंने जो बोली उससे बच्चे को काफ़ी टाइम तक एडमिट रखना पड़ सकता है, या बच्चा काफ़ी देर के लिए सिक रह सकता है, कुछ बॉडी पे निशान रह सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मम्स एपिडेमिक चल रहा है, जो गवर्नमेंट में वो मम्स की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट इट इज़ वेरी चीप वैक्सीन एट प्राइवेट सेटअप ऑल्सो, सो आप वो भी उनका फ़ायदा ले सकते हैं, बट सेपरेट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला का कंबाइंड वैक्सीन ही अवेलेबल है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट बर्डन। तो इसके लिए वैक्सीन जब पीडियाट्रिशियंस देते हैं, पर वैक्सीन दे चार्ज सम 3000 4000 अराउंड, पेनलेस वैक्सीन, प्लेन पेनलेस, ये बता के देते हैं। तो देर आर सम पीपल जिनको ये लगता है कि ये इनका जरिया है पैसे कमाने का और वैक्सीन इसीलिए बहुत ज़्यादा दी गई है व्हेन कंपेयर टू गवर्नमेंट लिस्ट। तो ये बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग वैक्सीन देती है, बाकी कोई जो वैक्सीन है उसमें बच्चा सफ़र ना करे इसके लिए हम वो वैक्सीन देते हैं, राइट? ट्रू। अब बच्चे की सफरिंग की बात की जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाते हैं, स्पेशली अभी के जो पेरेंट्स हैं जो दोनों वर्किंग हैं, दे लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, और बच्चा बोल रहा है कि सर दर्द कर रहा है, चलो डॉक्टर के पास, पेट दुख रहा है, चलो डॉक्टर के पास। तो ये कब, मतलब व्हाट आर द डेंजर साइंस, कब हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास और कब हमें घर पे ही उनका इलाज करवाना चाहिए? ये जो है न्यू पेरेंट्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हेन टू एक्ट। तो पीडियाट्रिशियन हमेशा आपको कुछ वार्निंग साइंस बताएंगे, जैसे कि बच्चा अगर तेज़ी से सांस ले रहा है, फास्ट ब्रीदिंग ले रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा ब्लू लग रहा है या बहुत डीप येलो लग रहा है, एकदम से सडनली बच्चा पेल हो गया, एकदम फीका हो गया, परसिस्टेंट वॉमिटिंग या ग्रीनिश वॉमिट कर रहा है, बच्चे का पेट फूल रहा है, बच्चा फीड लेना बंद कर देता है, या यूरिन बच्चे का 6 आवर्स 8 आवर्स में यूरिन ही पास नहीं हुआ है, बच्चे को एबनॉर्मल मूवमेंट दिख रहा है, जैसे कि हैंड मूवमेंट एबनॉर्मल हो रहा है, इसको फिट्स बोलते हैं, हाई ग्रेड फीवर 104 के ऊपर फीवर चला जाता है, ऐसे केसेस में बच्चा को डिसओरिएंटेड बिहेवियर हो जाए कि बच्चा रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर रहा है, दिस आर द वार्निंग साइंस। इमीडिएटली नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन का आप इसके केस में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, दैट इज वेरी माइनर थिंग। तो उसके लिए जो पेरेंट्स आते हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे? उनको मैं डाइट एडवाइस ठीक से करूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में दे नो द कॉज है। डे फॉर यस्टरडे आपने बाहर का कुछ खा लिया है, लंबा ट्रैवल हुआ है, आइसक्रीम चॉकलेट्स का ज़्यादा लोड हो गया है बॉडी को, तो ये बाय प्रोडक्ट है ये इलनेसेस। ओके। अब बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है और उनको इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? और जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, क्या इन्फेक्शंस की वजह से पड़ते हैं? व्हाट आर द रीजंस? सबसे पहले जिस चीज़ से बचना है वो क्यों होती है वो जानना ज़रूरी है। इन्फेक्शन बेसिकली 3 तरीके से बच्चों में फैलता है। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी, सांस से जो फैलने वाली बीमारियां, सेकंड इज जो खाने पीने से फैलने वाली बीमारियां, और थर्ड इज जो मस्कीटो बॉर्न इलनेसेस हैं। जो सांस से फैलने वाली बीमारियां हैं जैसे कि स्वाइन फ्लू, न्यूमोनिया, कोल्ड कफ, टॉन्सिल इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों के लिए बच्चे को जो ज़्यादा बीमार पड़ता है उनको एक आप गाइडलाइन दीजिए कि कोई बच्चा वहाँ पे खांसी खा रहा है तो उससे थोड़ा सेफ डिस्टेंस में रखिए। कभी कभी ऐसा होगा जब रेनी सीजन होगा या डबल सीजन होगा, आधा क्लास खांसी खा रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना है, तो बच्चे को सिखाइए कि आप मास्क पहनिए, फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज कीजिए हैंड को, या तो हैंड वॉश कीजिए, तो ऐसे केसेस से आप बच सकते हैं। सेकेंडली आता है खाने पीने का। तो खाने पीने में जो आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड स्पेसिफिकली, वो अवॉइड कीजिए। कभी भी आप बाहर भी जाना चाहे तो राइस की आइटम आर कंपैरेटिवली सेफ, क्योंकि वो फ्रेश बनी होती है, तो उससे इलनेस का चांसेस कम हो जाता है।
क्योंकि अगर साफ पानी या साफ खाना नहीं मिलेगा तो टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ऐसी बीमारियां होने का चांस रहता है, विच इज़ वेरी सीरियस। और मैनी टाइम 8-8, 10-10 दिनों के लिए बच्चों को एडमिट करना पड़ता है Oh my और God. हायर एंटीबायोटिक्स पे भी जाना पड़ता है इन टाइफाइड। नेक्स्ट रहता है मस्कीटो बॉर्न इलनेसेस, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया। तो वैसे केसेस के लिए पेरेंट्स को पता है कि घर के बाहर या आजू बाजू के एरिया में आर्टिफिशियल वाटर कलेक्शन ना होने दे। एएमसी के हेल्प से आप फॉगिंग करवा दीजिए। अगर बच्चा नीचे रेनी सीजन में खेलने जाता है तो फुल स्लीव के कपड़े पहनाइए, सॉक्स पहनाइए। और मस्कीटो रोल-ऑन्स आते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम आती है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या बच्चा मस्कीटो बाइट से बच सके। या घर में किसी को अगर डेंगू हुआ है तो आप समझ सकते हो कि आजू बाजू मस्कीटोज हैं, तो आप एएमसी में इन्फॉर्म करके ये सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मम्मियाँ ये भी पूछती हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ रहा है। तो इम्यूनिटी एक दिन का खेल नहीं है कि आप तुरंत बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ने के लिए अच्छा फूड चाहिए, हेल्दी फूड जो रिच इन विटामिन सी फ्रूट्स, जैसे खट्टे फ्रूट्स रहते हैं, येलो फ्रूट्स जो विटामिन ए से भरपूर रहते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, बीट, पालक, मेथी, खजूर, अंजीर, ये सब दीजिए। तो इन सब से ग्रेजुअली उनका इम्यूनिटी बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट्स आप दीजिए, तो इवन योगर्ट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ इम्यूनिटी। अगर आप ग्रेजुअली रेगुलरली आप देते रहेंगे तो ऑटोमेटिक। और साथ में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी ऐसी वैक्सीन अभी मार्केट में है कि जिससे भी आपका बच्चा बीमार होने से बच सकता है। जैसे न्यूमोनिया से बचने के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, हेपेटाइटिस वैक्सीन है, स्वाइन फ्लू वैक्सीन है। तो ये सारे वैक्सीन का आप अगर यूज़ प्रॉपरली करेंगे, अभी ही आप अपने बच्चे का पहले वैक्सीन चार्ट देखिए, उसके अंदर डेफिनेटली आई अश्योर यू कि कोई तो वैक्सीन आपका मिस हुआ ही होगा। क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी एग्रेसिव इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। आफ्टर दैट वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं, फाइल कहीं गुम हो गई है, कुछ पता नहीं है। तो वो आप एक बार फाइल खोलिए, आपको पता चल जाए कि आपकी ये वैक्सीन मिसिंग है। अब 15-15 दिन में जो बच्चे बीमार हो जाते हैं कि भाई चलो कहीं बाहर घूम लिए, आइसक्रीम खा लिया, चॉकलेट खा लिया, तो उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? और ये 15 दिन में बच्चे जो बीमार होते हैं वो सब वैक्सीन लेते ही हैं, जैसे फ्लू का वैक्सीन हो गया तो वो लेते हैं, फिर भी उनको बुखार होता है। तो ये सब लाइफस्टाइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, हमारे दादा दादी हार्डली कभी हॉस्पिटल गए होंगे, क्यों? बिकॉज देयर एनवायरनमेंट वॉज गुड, देयर लाइफस्टाइल वॉज गुड। अभी क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं, हमारा कैपेसिटी डाइजेस्ट करने का या टॉलरेट करने का और बच्चे का कैपेसिटी सेम नहीं रहता है। जैसे हमने एक पेशेंट आया था, 8 महीने का बच्चा, 4 धाम यात्रा पे भी गया था, तो वो उसके लिए हार्मफुल है। बच्चे को तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, बट जो 36 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बच्चे को कितने लोगों का कांटेक्ट होगा, इतना हीट है, तो बच्चे बीमार होंगे ही। ऐसा ही आप घर पे भी फॉलो कीजिए कि जो चीज़ अपने रिक्रिएशन के लिए आप कर रहे हो, उसमें बच्चे को हर बार पार्ट उसका करवाना ज़रूरी नहीं है। घर पे भी रख सकते हो, आप अकेले भी बाहर जा सकते हो। और घर पे ही अगर कुछ करना है, बाहर का खाने की अच्छा बढ़िया है, जैसे घर पे आप बनाओ और घर पे ही आप खिलाओ उनको अच्छा नया नया करके, तो हेल्दी रहेगा फूड। राइट। अब जैसे ट्रैवल की बात आपने की सर, तो ट्रैवल करना, अभी सोशल मीडिया के रील्स देखें तो बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू करके, पीओवी करके कहता है, किसने बोला कि बच्चों के साथ आप ट्रैवल नहीं कर सकते? चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, सब लेके घूमने जाना इज अ फैशन। तो ट्रैवलिंग विद किड्स में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ट्रैवलिंग 2 टाइप के मेन रहते हैं। वन इज़ एसेंशियल या इमरजेंसी, कुछ हो गया, हम आउट ऑफ टाउन है कहीं, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज अलग अलग स्टेट में जॉब के लिए जाते हैं और घर पे कुछ हो गया, जाना पड़ा, दैट इज़ इमरजेंसी एसेंशियल ट्रैवलर। सेकंड इज़ रिक्रिएशनल ट्रैवल, घूमने जा रहे हैं, लंबा घूमने जा रहे हैं, तो एसेंशियल ट्रैवल आप करो, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। बट अगर लंबा ट्रिप कर रहे हैं तो छोटे बच्चों में थोड़ा बड़ा होने के बाद आप करो, क्योंकि छोटे बच्चे को वैसे भी नहीं पता चलेगा कि आप यूएसए में है, उत्तराखंड में है या अहमदाबाद में है, उसके लिए सब सेम है। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो इमरजेंसी मेडिसिन अपने साथ रखिए, जैसे फीवर के लिए, वॉमिटिंग के लिए, लूज मोशन के लिए ORS, फर्स्ट एड किट आप साथ में रख सकते हो। और जैसे मैंने बोला, मस्कीटो प्रोन एरिया में जा रहे हो तो मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स और वो सब साथ में रख सकते हो। जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं तो आप अपना पानी बच्चों के लिए घर से लेके जाए। अगर लॉन्ग ट्रिप है तो बॉटल वाटर यूज़ कीजिए। आउटसाइड जो आइस रहते हैं वो अवॉइड कीजिए। अनपास्चुराइज्ड मिल्क अवॉइड कीजिए। पैकेट का मिल्क अगर ज़रूरत पड़े तो आप दे सकते हो, बट अनपास्चुराइज्ड अवॉइड कीजिए। जो होटल का खाना, ऑब्वियसली बाहर गए होटल का खाना पड़ेगा, तो राइस के आइटम जैसे मैंने बताया वो यूज़ कीजिए। और रॉ फूड मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जब फूड कुक होता है तो उसके जो बैक्टीरिया अंदर जो है जो पॉइजनस हैं वो मर जाएंगे और आपको बीमारी का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये आप चीज़ फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट,
आप अपने पीडियाट्रिशियन का एक कॉन्टैक्ट नंबर साथ में रख सकते हैं कि अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं शायद, तो वहाँ पे उस एरिया में वो कोई डॉक्टर मिले ना मिले तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी कर सकते हैं। अब आजकल ना सर ऐसा हो गया है कि 2 साल तक बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस ऐसा सजेस्ट करते हैं कि अब 2 साल तक बच्चों को सॉल्ट और शुगर ना दें। अब हम बड़े हुए हैं, हम तो खा के बड़े हुए हैं, और लेकिन हमारे बच्चों को अब अगर बोल रहे हैं कि मत दें, तो पीडियाट्रिशियन और ग्रैंड पेरेंट्स और इन दोनों के बीच में जो पेरेंट्स है ना, वो बेचारे फंस जाते हैं कि क्या करें। और अगर नहीं दे रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स से सुन रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो पीडियाट्रिशियन से सुन रहे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इट्स अ नेवर एंडिंग वॉर। बट हमको साइंटिफिकली देखना है। पहले हमारे पास कुछ डेटा नहीं होता था कि कैसा डेवलप हो रहा है, आज से 20 साल बाद आज जो किया उसका 20 साल बाद उसका कैसा असर होगा। नाउ वी हैव द डेटा, वेस्टर्न डेटा इज देयर, इंडियन डेटा अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे पास, बट यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेटा उनके पास हुआ है तो उसके अंदर देखा गया है कि जो शुगर कंटेंट ज़्यादा खाया है इन्फेंसी में, बिलो 1 ईयर या बिलो 2 ईयर्स, तो उसको डायबिटीज़ या सॉल्ट ज़्यादा खाया तो हाइपरटेंशन का केसेस ज़्यादा बढ़ता है। नॉट नेसेसरी कि वो अकेला रीज़न हो सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल भी अभी सिडेटरी हो गई है, जंक ज़्यादा खा रहे हैं सब लोग, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट आइडियली अगर हमको पता है कि इस चीज़ से नुकसान हो रहा है तो वी शुड नॉट फॉलो इट, एंड इट इज़ साइंटिफिकली एविडेंट ऑल्सो। ओके। और सर बहुत सारे बच्चों में खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, मम्मी जो है वो पीछे पड़ी रहती हैं कि कुछ नहीं खाया है। व्हाट आर द इंटरवल्स कि जो हमें जैसे 2 से 4 साल के बच्चे हैं या फिर 2 से 5 साल के बच्चे हैं, उनके क्या इंटरवल्स होते हैं, 2-2 घंटे में उनको खिलाना है नहीं खिलाना है, और क्या क्या खिलाना है, कैसे उनका उनके पीछे भागे बगैर वो खाएं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे का वज़न एज के हिसाब से कितना होना चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, मेरे बच्चे का तो वज़न ही नहीं बढ़ रहा है, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। व्हेन वी क्रॉस चेक द वेट, वो 1 साल पे 12 किलो का ऑलरेडी हो चुका है। सो ऑलरेडी वो ओवरवेट कैटेगरी में है, और कितना खिलाएंगे उनको। तो पहले अगर एज वाइज अगर बात करें तो नॉर्मली इंडियन बच्चे 2.5 टू 3.5 के आसपास उनका जन्म का वेट रहता है। वो अराउंड 6 मंथ के आसपास 6 टू 7 केजी के आसपास, और 1 ईयर पे वो 3 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट अराउंड 9 केजी के आसपास हो जाते हैं। दिस इज नॉर्मल पैटर्न। और देन एवरी ईयर 2 केजी वेट गेन होना चाहिए। अगर आपका बच्चा ये चार्ट फॉलो नहीं कर पा रहा है, उससे कम है, देन डेफिनेटली यू शुड टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। और एज ए एक्सपर्ट मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो फूड साइकिल है बच्चों से अलग रहता है। हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फॉलो करते हैं। बच्चा जब भी भूखा हो तब उसको दीजिए, तो वो इंटरेस्ट लेके खाएगा, हमारे हिसाब से वो नहीं खाएगा। सेकेंडली बच्चे जैसे हम रेस्टोरेंट में तो जाते ही हैं, वहाँ पे यही चीज़ आप घर पे बना सकते हैं, बट वो अच्छा क्यों लगता है? बिकॉज इट इज़ गार्निश सच अ वे, डेकोरेट इतना अच्छे किया है, बच्चा सामने से कि मम्मा तो ये वो चाहिए मेरे को। आप घर पे थोड़ा डेकोरेट कीजिए, उसको सैलेड से नए नए कर्व बना के उसको वो डेकोरेट करके बच्चा सामने से खाने आएगा। बच्चे को स्क्रीन टाइम का एडिक्शन मत दीजिए, अलग लेके जाइए, आप स्टोरीज बनाइए नई नई, जैसे दादी माँ करते थे। कुछ चीज़ें अच्छी भी है हमारे कल्चर में, तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। और बच्चे का जो फूड सिलेक्शन है, जंक आउटसाइड जो फूड रहता है, वेफर्स हो गए, वो सब है, उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज़्यादा रहता है, मतलब लंबे टाइम तक पेट में रहता है, और उसकी वजह से वो पेट खाली नहीं होगा तो भूख कैसे लगेगी, ठीक है। और जो स्कूल्स हैं उसका भी रोल है। स्कूल में अराउंड 12 o'clock अगर लंच ब्रेक पड़ता है तो 12 o'clock टीचर भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनके साथ टिफ़िन शेयर करेंगे, टिफ़िन करेंगे, खाएंगे, और सब बच्चों का 12:30 तक सारा टिफ़िन खत्म हुआ कि नहीं वो ऑब्जर्व करेंगे। एक बायोलॉजिकल क्लॉक अगर बच्चे में डेवलप हो गया कि चलो 12 बजे लंच टाइम हमको पूरा टिफ़िन फिनिश करना है, तो वो घर पे भी वो चीज़ फॉलो करेगा। तो ये पूरा टीम वर्क है, तो अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छे से खाएगा। अच्छा, और ये जो आपने स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने का बोला, उसके क्या रेसिपी है, कैसे कर सकते हैं? बिकॉज एवरीवेयर यू सी एवरीबडी व्हेन ईटिंग दे आर वाचिंग टीवी, और ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, वो डेफिनेटली पेरेंट्स से ही सीखते हैं, वरना उनको कैसे पता चलेगा। तो अब पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम कम होने नहीं वाला, तो बच्चों का कैसे करेंगे? कोरोना पेंडेमिक था, उसके बाद अभी आया स्क्रीन टाइम पेंडेमिक जी। एवरीबडी स्टिक टू द स्क्रीन, चाहे बड़ा हो, 2 साल का बच्चा हो, 80 इयर्स के अंकल हैं, मॉर्निंग मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एवरीथिंग। तो अभी वी आर द रोल मॉडल फॉर द किड। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे,
वो बच्चों को वही लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे हीरो हैं, वो अच्छा है, वो स्क्रीन टाइम देख रहे हैं तो अच्छा ही होगा, मैं भी करता हूँ। तो उसकी शुरुआत होती है हमसे। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। जब भी आप ऑफिस से आए, ऑफिस का काम ऑफिस में कंप्लीट कर दीजिए, घर पे आए मोबाइल चार्जिंग में, लैपटॉप चार्जिंग में, एंड स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड। अगर आप बच्चे को स्क्रीन से दूर ले जाएंगे, उससे पहले अपने आप को स्क्रीन से दूर ले जाइए, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक करेगा। सेकेंडली, आप जिस जगह पे बैठ रहे हो वहाँ पे स्क्रीन नहीं होनी चाहिए जब बच्चे के साथ बैठते हो। अभी नए कॉन्सेप्ट में तो सारे घर में जितने रूम इतने टीवी हो गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, कि बच्चा स्पेसिफिकली ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स सब मिल के एक जगह पे ऐसा बैठिए, इंडोर गेम्स खेलिए, बच्चे को आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए। बच्चा थका हारा आएगा तो उसको स्क्रीन टाइम से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहेगा और फिर सो जाएगा, उसको सोने के टाइम भी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं रहेगी। खाने के टाइम बच्चे को, जब 6-7 साल का बच्चे हो जाए तो उनको इन्वॉल्व कीजिए खाना बनाने में। हम भी जब बच्चे थे तो पेरेंट्स हमको खाना बनाने में हेल्प करवाते थे साथ में, कि चलो साथ में मिलके खाना बनाते हैं। तो फिर उसके बाद जब एंड प्रोडक्ट होता है, मैंने खाना बनाया, कैसा बनाऊंगा, चलो देखते हैं। तो अगर बच्चे उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो स्क्रीन भूल जाएंगे। और रिवॉर्ड सिस्टम कभी मत रखिए। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब कि तुम इतना होमवर्क कंप्लीट कर दो तो मैं तुमको 1 घंटा टीवी देखने दूंगी या ये वीडियो गेम खेलने दूंगी। रिवॉर्ड सिस्टम अगर आपको करना ही है तो आप उसको बोलो कि आपने ये अच्छा किया, अच्छे मार्क्स लाए, लेट्स गो समवेयर, चलो हम बाहर घूमते हैं, बाहर कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। ऐसा कुछ आप उसको दे सकते हैं पॉजिटिव रिवॉर्ड, बट नॉट द स्क्रीन टाइम। अगर ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली, और इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। आप सबके लिए डी एडिक्शन जरूरी है। अगर आप सब साथ में डी एडिक्शन करेंगे स्क्रीन का, तो बच्चे भी साथ में करेंगे। और ग्रेजुअली बच्चे को भी इन्वॉल्व कीजिए कि बेटा देखो, हम रोज 4 घंटे देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे कम करेंगे। स्क्रीन से ये नुकसान होता है, आंखें खराब होती है, आप गुस्से वाले देखो, पहले नहीं थे अब गुस्से वाले हो गए हो। तो ये सब चीजें ग्रेजुअली आप बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व करके कीजिए। उसके ऊपर थोप मत दीजिए कि नहीं करना है, बस उसको एक्टिवली करने दीजिए। चलो मम्मा ये अच्छा बताया आपने, अब हम नेक्स्ट टाइम से ये कम करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो वो लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगा। नहीं तो ये एडिक्शन की तरह है, 2 दिन छूटा एडिक्शन, तीसरे दिन से वापस चालू हो जाएगा। ट्रू। अब जो एडिक्शन की बात करें, या फिर ये जो आप हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, जो ADHD के अभी बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स हैं। ऑलमोस्ट 10 में से 7 बच्चे जो है वो ADHD के शिकार हैं। तो जो हाइपर एक्टिव बिहेवियर है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कोविड पैंडेमिक में, ओरिजिन तो कोविड पैंडेमिक ही है इस सब चीज़ों का। जब बच्चे को बाहर खेलना था, बच्चों के साथ खेलना था, उसकी जगह पे वो स्क्रीन के साथ खेल रहा है। पेरेंट्स भी पैनिक है। अगर घर में किसी को कोविड हो गया, बच्चा अलग हो गया, स्क्रीन के साथ बैठ गया, तो वो ओरिजिन है। अगर हमको पता तो चल ही गया कि इससे ये स्टार्ट हुआ है, बट दैट इज़ नॉट द एंड प्रोडक्ट। बच्चे को सोशलाइज करो ज़्यादा। बच्चे को जितने ज़्यादा बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ खेलेंगे, होम पिकनिक करो, घर पे एक दूसरे बच्चे को बुलाओ, शेयरिंग सिखाओ। स्कूल में भी अगर आप डाल रहे हो तो पेरेंट्स को बोलना A to Z तो वो सीख ही जाएगा, बट उसको सोशलाइजेशन सिखाओ। बच्चे को एक दूसरे के साथ कैसे मिल बांट के रहना है वो सिखाओ। तो इससे धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन स्पैन भी उसका बढ़ेगा और हाइपर एक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी। राइट। अब बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनको ऐसा लगता है कि घर पे एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चों की कफ एंड कोल्ड की दवाइयाँ हैं, वॉमिटिंग की दवाइयाँ हैं, डायरिया की दवाइयाँ हैं, और थोड़ा सा बुखार बच्चे को आ गया ना तो वो सीधा कालपुल दे देंगे। या फिर थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई है तो ग्रैंड पेरेंट्स सजेस्ट करेंगे कि ये बच्चा इतना सफ़र कर रहा है, इससे बेटर है इनको ये दे दो। तो वो कितना एडवाइजेबल है? सी फीवर इज नॉट अवर एनिमी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट। बच्चे का फीवर आता है, बॉडी गर्म होता है, वो तो बैक्टीरिया जो है, वायरस जो इन्फेक्शन, उसको मारने के लिए बढ़ता है वो फीवर। तो हम जो डरते हैं कि फीवर आ गया चलो कुछ करते हैं, ओनली इन सर्टेन केसेस, जिनको बुखार के फिट्स आते हैं, जिनको फेब्राइल कन्वर्जन्स बोलते हैं, उनके केस में वी हैव टू एक्ट। अदरवाइज अराउंड 100 डिग्री तक बॉडी अगर टेम्परेचर आ रहा है, और स्पेशली वो एक्सिलरी टेम्परेचर, काफ़ी पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो फोरहेड थर्मोमीटर से 103, 104, 105 तक बोलते हैं, बट एक्सिला में देखें तो अराउंड 100 से भी कम रहता है। तो एक्सिलरी टेम्परेचर अगर 100 से नीचे है, डोंट एक्ट, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। क्लोथ्स ओपन कर दीजिए, थोड़ा एनवायरनमेंट जो गर्म है अगर, तो उसको थोड़ा कूल एनवायरनमेंट में ले लीजिए, तो ऑटोमेटिक वो फीवर कम हो जाएगा। और बॉडी खुद भी ट्राई करती है, हाइपोथैलेमस अपना खुद भी ट्राई करता है कि फीवर कम हो उसका। सो लेट इट बी। एंड व्हाट अबाउट दी अदर मेडिकेशंस, जो अगर एक बार वॉमिट कर दी तो चलो, अभी 2 बार वॉमिट कर दी, 3 बार वॉमिट कर दी, चलो इसको ये दवाई दे देते हैं,
वॉमिट बंद हो जाती है, पीडियाट्रिशियन के पास नहीं जाते। जो सेल्फ मेडिकेशन होता है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सेल्फ मेडिकेशन इज ओनली फॉर इमरजेंसी. If you are at night around 3 AM child is getting some illness, तो आप इमरजेंसी में अपने पीडियाट्रिशियन से दवाई लिखवा सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट. पर वही दवाई बार बार यूज़ करके, क्योंकि आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स की एंटीबायोटिक को गुजराती में बोलते हैं चना ममरा की तरह कि एफएजडली यूज़ करते हैं. एंटीबायोटिक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली कोई डिसेंट्री हो गया या सीवियर टॉन्सिलाइटिस हो गया, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन अगर हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वो बेस्ट मेडिसिन है. बट नॉट फॉर एवरी इलनेस आप उसका सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो. और जैसे रात को उल्टी हुई, आपने अगर 2 बार हो गई दवाई दे दी, उसके बाद उल्टी बंद हो गई, सिम्टम इज 0, देन नो नीड टू विजिट. बट थोड़ा बहुत भी सिम्टम लग रहा है कि उसके साथ थोड़ा फीवर है, उसके साथ पेट में इन्फेक्शन है, नेक्स्ट डायरिया चालू हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट द पीडियाट्रिशियन. राइट. तो ये सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ इमरजेंसी के अलावा हमें नहीं करना चाहिए. थोड़ी सी Definitely सर्दी खांसी है तो वी शुड अवॉइड इट, राइट. अब एक बहुत ही बहुत सारे लोगों में ऐसे मिथ्स हैं चाइल्ड केयर को लेके, जैसे कि हनी का डोज देना बिफोर 6 मंथ्स, फिर सॉलिड्स चालू करना कि मेरा बच्चा तो खाएगा, लिक्विड्स चालू करना, लाइक ऊपर का दूध तो ठीक है लेकिन उसके साथ साथ दूधी का जो जूस है, मतलब जो भी है या ऊपर का जो भी देते हैं. हाउ गुड इज इट एंड शुड वी स्टार्ट और नॉट? इनको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं. जब बच्चा पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, उसके बाद बच्चे का जब ग्रोथ बढ़ रहा होता है तो उसको एडिशनल कैलोरीज चाहिए कि जो माँ का दूध 100% प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट कर सकते हैं. और उसके अंदर बहुत रैशनल होना ज़रूरी है. उसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम साइकिल सीखना चालू करते हैं, तो पहले दिन हाईवे पे नहीं लेके जाते या सीधा साइकिल से कार नहीं चलाते हैं, ग्रेजुअली जाना चाहिए. तो सेम वे फूड में भी है. पहले सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध लिक्विड फॉर्म में पिया होता है बच्चे ने. सीधा हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चा वॉमिट करेगा, कभी एस्पिरेट करेगा, कभी लूज मोशन हो गया, कभी उल्टा उससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. तो ये चीज़ ग्रेजुअली चालू करो. पानी पहले चालू करो. ऊपर का दूध अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो ऊपर का दूध चालू करो. दाल का पानी, चावल का पानी, अगर ये जब सब चीज़ें सूट होने लगे, नॉट ऑल द थिंग्स एट अ सेम टाइम. अगर जैसे आपने एक चीज़ चालू की तो 1-2 दिन वो चीज़ आपको देखो कैसा टॉलरेट हो रहा है, उसका क्वांटिटी बढ़ाओ, देन स्विच ओवर टू सेकेंड थिंग. जो चीज़ सूट हो रही है उसको आप दोपहर में शिफ्ट करो, नया चीज़ वो मॉर्निंग में फिर से स्टार्ट करो. कभी भी नई चीज़ रात को स्टार्ट मत करो. कभी पूरी रात नहीं तो जागना पड़ेगा अगर बच्चा प्रॉब्लम में आ गया तो. ये सब चीज़ें सूट होने के बाद आप उसको प्यूरी फॉर्म में जा सकते हैं, जैसे कि शीरा हो गया, राब हो गया, दलिया हो गया. नेक्स्ट ये सब सूट हो जाए, उसके बाद खिचड़ी, रोटी को दाल या दही में या दूध में मैश करके आप दे सकते हो. और बिलो 1 ईयर कभी भी शहद नहीं चटाना है. यूएसए की नई गाइडलाइन के हिसाब से काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी बहुत कॉमन है, तो 1 साल तक काउ मिल्क भी आइडियली अवॉइड करना चाहिए. ओके. सो जो 6 मंथ्स के बाद जो ऊपर का एनिमल्स मिल्क जो बोल रहे हैं कि वो अवॉइड करना चाहिए, इज दैट लाइक That's what I told. Cow milk protein allergy is very common, but I have used the word कि अगर बच्चे को अच्छे से सूट हो रहा है, then you can gradually start. ओके. अब बहुत सारे बच्चे में हमें पता नहीं चलता है पेरेंट्स को कि कुछ एलर्जी डेवलप हुई है, तो उसको कैसे हम देख सकते हैं या फिर उसको कैसे डायग्नाइज कर सकते हैं? एलर्जी के लिए फ्यू रिस्पॉन्सिबल पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट बाइट विच इज़ वेरी कॉमन. कोई फूड एलर्जी हो गया कि कुछ खाने से एलर्जी हो गई, कुछ मेडिसिन की एलर्जी हो गई, कुछ स्किन प्रोडक्ट, पहली बार कोई स्किन प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो उससे एलर्जी हो सकती है, कभी कभार नए कपड़ों से भी एलर्जी होती है. तो ये सब चीज़ें पहले तो ध्यान रखना कि एलर्जी किससे हुई. तो फर्स्ट तो लिस्ट बना दीजिए और उससे अवॉइड कीजिए. अब आपके बच्चे को एलर्जी हो चुकी है तो इमीडिएटली क्या करना है, तो कोई भी कैलामाइन लोशन, सूदिंग लोशन रहता है वो वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए. और एंटी हिस्टामिनिक जिसके फैमिली हिस्ट्री रहती है एलर्जी की, तो उनके पास यूजुअली लिवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन करके एंटी हिस्टामिनिक दवाई रहती है, उसका इमरजेंसी 1 डोज दे दीजिए. क्योंकि इन सर्टेन केसेस अगर एलर्जी बहुत सीवियर है तो उसकी वजह से होठ पे सूजन, आंखों पे सूजन या लंग्स की जो नलियाँ रहती है वो संकरी हो जाती है. एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन बोलते हैं उसको. तो उसकी वजह से इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस समटाइम. तो इमीडिएटली एक्ट करना. ये दे दिया तुरंत ही अगर सबसाइड हो गया तो ठीक है. अगर ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, गेट अ डोज ऑफ एड्रेनालिन और समथिंग एंटीहिस्टामिनिक, तो वो ग्रेजुअली रिकवर हो जाएगा.
राइट। और जब भी बात आती है दवाइयों की, तो दवाइयाँ जो हैं वो तो देते ही हैं चलो बच्चे को, लेकिन साथ में जो घर के जो कुछ नुस्खे होते हैं, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस एपिसोड में, जहाँ पे हम बच्चों के लिए घर के कौन से नुस्खे ऐसे हैं जिससे वो पूरे साल बीमार ना पड़े। अब जैसे कोई पेरेंट है, अब उसको पता है कि मेरा बच्चा आइसक्रीम खाता है तो वो बीमार पड़ता है, तो उसने आइसक्रीम खिला दिया, लेकिन वो बीमार ना पड़े इसके डर से उसको वो जिंजर का फिर वो जूस भी पिलाएगी। इज दैट एडवाइजेबल? ये एक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सिर्फ बैलेंस करने के लिए नहीं करना चाहिए, बट रेगुलरली आप जो आयुर्वेदिक साइंस है वो अच्छा ही है, बट उसको लिमिट में करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभार जैसे कोविड में उकाड़ा या जो ड्रिंक आता है वो इतना पी लिया कि गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर हो गए। उतने लेवल तक नहीं जाना है। जो बेसिक है, जैसे कि हम बड़े बच्चों में शहद को तुलसी के रस में, अदरक के रस में मिक्स करके रेगुलरली विंटर के टाइम में चटा रहे हैं, स्टीम इनहेलेशन विंटर में ले रहे हैं, गुनगुने पानी से गार्गल कर रहे हैं, नो विदाउट एनी मेडिसिन गार्गल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। ये कर सकते हो आप घर पे, रेगुलरली भी कर सकते हो अगर बच्चा कोऑपरेट करता है तो। डबल सीजन में इट्स बेनिफिशियल, बट किसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए आइसक्रीम को या चॉकलेट को वो करना ज़रूरी नहीं है। या समटाइम्स घर में कोई बीमार है तो लग सकता है कि वो वायरल का इन्फेक्शन हमको भी लग गया है, तो एडवांस में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, विदाउट मेडिसिन भी हम ट्रीट कर सकते हैं। राइट। अब हमारे सर पॉडकास्ट एपिसोड्स के ना एक सेगमेंट है टेक अवे सेगमेंट, जहाँ पे व्यूअर्स जो है वो आपसे कुछ सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको फ़ायदा होगा। तो मैं कुछ सवाल आपको पूछना चाहूँगी। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये है कि चॉकलेट्स जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्टली मना करते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं बहुत लिबरल होते हैं, अरे अभी बच्चा नहीं खाएगा तो कब खाएगा। और जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो कभी नहीं खाना है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चों को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है चॉकलेट से। सो वो पोर्शन कितना होना चाहिए, और देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और कितने साल से शुरू करके कितने साल तक ध्यान रखना है? कोई एज लिमिट ऐसा नहीं होता है, बट आफ्टर 2 years यूजुअली पीपल स्टार्ट। बट एक वर्ड है संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जते, विद इन लिमिट एवरीथिंग इज अलाउड। ऐसा नहीं है कि हम जब बच्चे थे तब हमने चॉकलेट नहीं खाया होगा, उसका भी क्वालिटी रहता है। जैसे शुगरी चॉकलेट रहते हैं चाशनी वाले या जेली टाइप के, दैट आर्टिफिशियल कलर्ड चॉकलेट्स, वो अवॉइड कीजिए। और अगर खाना भी पड़े तो वंस इन अ वाइल आपने खा लिया तो आप बीमार नहीं पड़ जाओगे, तो दैट यू कैन फॉलो। राइट। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बिकॉज ऑफ वो क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनसे लाइक कोई अगर बच्चा बीमार है तो वो एक बच्चा बीमार हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। अब उसके प्रिकॉशनरी तौर पे हमें पता ही नहीं है कि इनके क्लास में कोई बच्चा बीमार है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए? जैसे हमने कोविड में देखा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक साइकिल की तरह होता है, एक को हुआ, दूसरे को, तीसरे को हुआ। तो जो पहले को हुआ है उनके पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को मत भेजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो बच्चा गया तो टीचर को भी इन्फेक्शन कर सकता है, और टीचर को इन्फेक्शन हुआ तो सबको इन्फेक्शन होने वाला है। तो पहले तो वहाँ पे स्टॉप हो जाइए। अगर बाय मिस्टेक पेरेंट्स ने भेज भी दिया तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि ये बच्चा खांसी खा रहा है, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, छोटे से क्लास में शायद पॉसिबल ना हो, बट थोड़ा सा सेपरेट आप रख सकते हो, या तो फर्स्ट रो में बिठा सकते हो कि उसका जो स्प्रेड होता है इन्फेक्शन का वो सिर्फ सामने की ओर और दूसरे बच्चों को ना हो। मास्क अगर पॉसिबल है, जो खांसी खा रहा है तो उसको मास्क पहनाए। सबको मास्क पहनाना भी इम्पोर्टेंट है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट जो खांसी खा रहा है अगर वो मास्क पहनेगा तो भी उसका स्प्रेड कम होगा। राइट, चीज फॉलो कर सकते हैं। राइट। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको कुछ कुछ आदतें लगी होती हैं, जैसे झूले में सोना, फिर बॉटल में दूध पीना, फिर बहुत सारे थंब सकिंग, ये सारे जो आदतें हैं उनको कौन सी उम्र में छुड़वा देना चाहिए, और उसको छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हम स्टार्ट करेंगे थंब सकिंग से। थंब सकिंग हमने देखा है कि काफ़ी पेरेंट्स को खुद को था और अपना बच्चा भी वो कर रहा है। तो ग्रेजुअली जब बच्चा एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगा लोगों के सामने तो वो धीरे धीरे छोड़ने ही वाला है। इन रिलक्टेंट केसेस जो छूट नहीं रहा है, तो उसके केसेस के अंदर हम एक स्पेशल केमिकल रहता है कि वो यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं, विच इज़ नॉन टॉक्सिक बट वेरी बिटर। तो उससे भी बच्चा छोड़ देता है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि बच्चे को बोलो वेरी गुड, आज तो आपने बिल्कुल थम्स अप नहीं किया,
तो उसको कुछ रिवॉर्ड दीजिए, उसको अंदर से जीतने दीजिए कि तुमने ये अच्छा किया, तो उससे वो छूट जाएगा। सेकेंडली झूले की बात करें तो झूला इज टायर्डसम प्रोसेस, पहले तो उसकी आदत ना लगे उतना अच्छा है। नई गाइडलाइन बोलती है कि मम्मी के पास ही छुड़ाओ, बच्चे को साथ में सुलाओ, झूला स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि वंस यू स्टार्ट वो लॉन्ग टर्म रहता है, वो उसके बिना सोएगा नहीं। तो ग्रेजुअली जब माँ का दूध छुड़वाने वाले हो उसी टाइम पे बच्चे को उसका भी आदत छुड़वा सकते हो, उसी टाइम पे अलग सो के, मम्मी अलग सोएंगी, बच्चा अलग सो रहा है और बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या पापा के साथ सो रहा है, तो ऐसा करेंगे उसके साथ खेलते खेलते उसको सुला दो, क्योंकि थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया होगा 1.5-2 साल का, तो तब तक तो वो भूल ही जाएगा। अगर वो उसको देखेगा, उसको सामने मत रखो, देखेगा तो मांगेगा, तो वो उसको गायब कर दो झूले को। और रही बात जो बॉटल फीडिंग की, बॉटल फीडिंग इज पॉइजनस आई वुड से। इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो और वेस्टर्न कंट्रीज का एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत फर्क है। वेस्टर्न कंट्रीज में बॉटल फीडिंग इज वेरी कॉमन, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है निप्पल पे या दूध में या बॉटल की जो सरफेस रहती है वो बहुत ही कम रेयर होता है, जबकि इंडिया के अंदर फुल ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं। छोटा सा मिस्टेक, अगर बॉटल नीचे गिर गया, नीचे के बैक्टीरिया सारे उसके टिप पे लग गए, अगर ठीक से उसका अंदर का पार्ट क्लीन नहीं हो पाया है तो फंगस इन्फेक्शन हो गया। और वो इन्फेक्शन जो बॉटल फीड बच्चों में इतना कॉमन है कि डेली वी आर गेटिंग सो मेनी किड्स कि जस्ट बिकॉज ऑफ बॉटल फीडिंग, दूध खराब है या मम्मी का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बाहर का खिला दिया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉटल फीडिंग से बच्चे डायरिया, वॉमिटिंग, ईयर इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों से, कभी कभी निमोनिया भी कॉमनली पाया जाता है, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करनी चाहिए। राइट, तो स्टार्ट ही मत करो आप। ओके। और दूसरी बात कि बहुत सारे फादर्स जो है ना उनके ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस मम्मी से ही होती हैं। Even in today's world, in this modern world, when both the parents are working, of course fathers are very helpful, but still expectations are from mothers. तो फादर का एक चाइल्ड केयर में क्या रोल है? जब भी हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी आता है ओपीडी में दिखाने के लिए, हार्डली मैं देखता हूँ कि पापा ने उसको होल्ड किया होता है, या इधर ग्रैंड पेरेंट्स को होल्ड कर रहे हैं, दादी नानी होल्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी अगर मम्मी कंफर्टेबल हो गई है डिलीवरी के बाद तो मम्मी होल्ड करके लाती है। फादर को रीज़न पूछते हैं क्यों, तो बोलता है इट्स वेरी डेलिकेट, मैं इसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे को आता ही नहीं है, एक्चुअली किसी ने सिखाया ही नहीं है। तो पहले तो पेरेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व कीजिए, फादर को स्पेसिफिकली बच्चे का केयर में एक्टिवली इन्वॉल्व कीजिए, और फादर का भी आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि मम्मी को, अगर फादर्स के साथ में रहे हैं डिलीवरी में भी, अभी गायनेकोलॉजिस्ट अलाउड करते हैं कि डिलीवरी या सीजरियन हो रहा है फादर को साथ में रखते हैं, तो मम्मी को मोरल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल बॉन्डिंग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जब बच्चा पापा के पास है तो मम्मी शांति से सो सकती है कि चलो पापा उसका ध्यान रख रहे हैं, तो एक तो उसका साइकोलॉजिकल मम्मी को सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडली, काफ़ी बार देखा है बच्चा बहुत रो रहा है, किसी से शांत नहीं हो रहा है, मम्मी भी रो रही है, बिकॉज मम्मी को लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, बच्चा रो रहा है, मैंने कुछ खा लिया, बच्चा रो रहा है। उस टाइम पे अगर बच्चा को फादर होल्ड करेंगे, थोड़ा बाहर घुमाएंगे, सहलाएंगे और बच्चा शांत हो गया, मम्मी भी रिलैक्स हो पाएगी। डिलीवरी इज़ लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत पेनफुल प्रोसेस है, मम्मा एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर बच्चे का टेक केयर करने के लिए फादर वहाँ पे खड़े हैं तो मम्मी को रेस्ट मिल पाएगा। अगर मम्मी को रेस्ट मिल पाएगा तो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से आएगा, और फिर ये जो साइकिल है स्पून फीडिंग का, बॉटल फीडिंग का, वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे अगर ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आ गया। फादर बर्पिंग में हेल्प कर सकते हैं, मम्मी ने फीडिंग दे दिया, डकार दिलाया। अगर लंगोट चेंज करना है, डायपर चेंज करना है, फादर का हेल्प ले सकते हैं। पीडियाट्रिशियंस की विजिट है या मम्मी का गायनेकोलॉजिस्ट का विजिट है, तो उसमें भी फादर एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। हर बार आप साथ में जाइए, कैसा बच्चा ग्रो कर रहा है आप देखिए, मम्मी के पेट में बच्चा है तब कैसा ग्रो कर रहा है, आप उनका इमोशनल सपोर्ट कीजिए। समटाइम बैड न्यूज़ भी रहते हैं कि बच्चे का ग्रो कम हो गया, अर्ली सीजरियन करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे अगर फादर साथ में है तो मम्मी के लिए दुनिया कायम है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो इंडिया में कल्चर है कि फर्स्ट बॉर्न जो होता है वो लड़की के मम्मी के घर में होता है, तो वहाँ पे कभी फादर पहुंच पाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? आजकल तो बहुत ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स साथ में ही डिलीवरी करवाते हैं और इससे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत नाराज हो जाते हैं, तो व्हाट इज योर टेक? सी, मैंने जो बताया कि जो परंपराएं कुछ कुछ अच्छी भी है, हमारी जो इंडियन कल्चर है वो इसके अंदर ये कहते हैं कि मायके में पहली डिलीवरी होती है। पहली डिलीवरी में मम्मी के मन में 1000 क्वेश्चन रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ पता नहीं रहता है, तो उस टाइम पे वो जो माँ के घर रहते हैं तो इमोशनल सपोर्ट रहता है। सेकेंडली, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है या हो रहा होता है, कहीं भी है, अभी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत फास्ट है, फादर इमीडिएटली आ सकते हैं, 6 to 7 डेज़ का लीव लेके मम्मी के साथ रह सकते हैं।
चाहे वो मायके में या ससुराल में, फादर कैन बी देयर फॉर द हेल्प। और एक और भी कल्चर है कि जैसे 1.25 महीने तक मम्मी को आइसोलेट रखो, उनको टच करना अलाउड नहीं रहता, धर्म के विरुद्ध है। एक्चुअली दैट इज अ गुड कॉन्सेप्ट कि मम्मी और बच्चा अलग रह पाएंगे, सिर्फ घर घर के लोग उनके साथ रहेंगे, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चे को फीडिंग टाइम, मी टाइम जो बोलते हैं, मम्मी बेबी का मी टाइम उनको मिलेगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छा आएगा। अगर पहला 1-1.5 महीना अच्छा निकल गया फिर तो कुछ टेंशन नहीं है। फर्स्ट 28 डेज बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से निकल गए तो इन्फेक्शन का चांस धीरे धीरे न्यूबॉर्न एज से कम होना चालू हो जाता है, तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। राइट। अब छोटे बच्चों में आजकल ये भी पाया गया है कि उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, तो वो जो कहते हैं ना कि ग्राइप वाटर है या फिर कुछ भी ऐसे दवाइयाँ जो पहले देते थे वो ग्रैंड पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं तो वो दे देते हैं, या अजवाइन का पानी है या फिर जीरा जो है वो लगा देते हैं। हाउ यूजफुल इज दैट, और ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? आपने कभी कप सिरप लिया हुआ है? क्या होता है उसके बाद? नींद आती है एकदम थोड़ी? नींद आती है। यस, तो जो ग्राइप वाटर मार्केट में अभी तक मिल रहे थे उसके अंदर थोड़ा सा सिडेटिव इंग्रेडिएंट रहते हैं, जो साइंटिफिकली इट शुड नॉट बी गिवन टू द बेबी, बट वो इंग्रेडिएंट की वजह से जो बच्चा सो जाता है, कामली सो जाता है, तो पेरेंट्स सोचेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स सोचेंगे वाह ये तो अच्छा है, मस्त सो गया बच्चा, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही अल्कोहलिक ड्रिंक जितना होता है कभी कभी, तो सो वी शुड अवॉइड इट। कभी 2-3 चम्मच गलती से ज़्यादा दे दिया, बच्चा 4-5 घंटे तक नहीं उठेगा, तो पहले तो अवॉइड कीजिए। बच्चे का रोना, उसको बीमारी मत समझिए। बच्चे को खुशी हुई तो भी रोएगा, बच्चे को सुसु हो गया है तो भी रोएगा, सुसु आने वाला है तो भी रोएगा, पोटी आने वाली है, पोटी हो गई है तो भी रोएगा, गर्मी लगी ठंडी लगी तो भी रोएगा, कुछ टाइट बांधा है तो भी रोएगा, सिर्फ कडलिंग करवानी है, हाथ में रहना है तो भी रोएगा। तो ये सब चीज़ें पहले रूल आउट कीजिए बच्चे का, ये सब चीज़ें देखिए कि इसकी वजह से तो नहीं रो रहा है, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, एडजस्ट द टेम्परेचर। और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो देयर आर सर्टेन मेडिकेशन कि आप दे सकते हो, बट मेडिसिन का डिपेंडेंसी इन चीज़ों के लिए छोड़ दो। मम्मी के डाइट का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे मम्मी ने बहुत ज़्यादा जंक किया, बहुत ज़्यादा बाहर का स्पाइसी खा लिया तो थोड़ा स्टमक डिस्टर्ब होता है, बट बाहर से कुछ लगाने से डायरेक्टली वो वहाँ तक नहीं पहुँचने वाला, क्योंकि नाभि जो है वो जब माँ और बच्चा जब पेट में था तब उनका जो ऑक्सीजन जो फूड वो नाभि से मम्मी से बेबी में मिलता था, बट वो कनेक्शन अब कट हो चुका है, तो वहाँ से कुछ नीचे पहुँचने वाला नहीं है, क्योंकि स्किन वहाँ पे लॉक हो जाता है, नीचे नहीं पहुँचेगा, नीचे सीधे इंटेस्टाइन आता है, इंटेस्टाइन का खुद का वॉल रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर तो वो जाने वाला चीज़ है नहीं। ये जो करते हैं उसको रबिंग करके उसको लोकल सूदिंग देते हैं, बाकी इंटरनल सूदिंग इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। राइट। अब सर बहुत सारे अभी के लोग जो हैं वो अम्बिलिकल कोड को स्टोर करवाने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ योर सजेशन? सी इट इज़ अंडर रिसर्च, अभी कोई ऐसा प्रूवन जो उसका बेनिफिट है वो इंडियन बच्चों में नहीं देखा गया। फॉरेन कंट्रीज़ में शायद उनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वो सब हो रहा है, बट अगर उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी तो आज से 10-20 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, जब उनका मैनिफेस्टेशन होता है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है एज अ रिसर्च पर्पज आप करवा सकते हो, बट अगर आपको बहुत सारे पैसे पे करके अगर करना है तो अभी तक उतने डेटा स्ट्रॉन्ग नहीं आए कि आप स्ट्रेट अवे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुछ कुछ चीज़ें कुछ टाइम के बाद पता चलती हैं, जो सीवियर डिजीजेस भी हैं, जैसे कि किसी बच्चे को SMA टाइप 1 है तो वो 21 दिन 30 दिन के बाद पता चलेगा, या फिर किसी को मेंटल एबनॉर्मलिटी है तो वो कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो ऐसे केसेस में कब बच्चे की मूवमेंट जो है वो उसके ऊपर हमें बारीकी से ध्यान देना होता है? ये सब चीज़ों की जो बीमारी होती है, कंजेनिटल बीमारियां या IEM इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, या कोई भी कार्डियक इशू भी रहता है जो इनिशियली फर्स्ट फ्यू डेज में पता चल जाता है, उसकी शुरुआत न्यूबॉर्न एज ग्रुप में ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो अगर मम्मी का कोई फैमिली हिस्ट्री है या मम्मी का खुद का रिकरेंट एबॉर्शंस का हिस्ट्री है, तो जब प्रेगनेंसी सक्सेसफुल की ओर जा रही होती है तो उस टाइम पे गायनेकोलॉजिस्ट उनके स्पेशल एमनियोटिक फ्लूइड लेके उसका टेस्ट क्रोमोसोमल और डिटेल टेस्ट इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी करते हैं, या ट्रिपल मार्कर टेस्ट होते हैं, वो सब करके इनिशियली हमको एंटीनेटली पता चल जाता है कि आने वाला बच्चा कैसा होने वाला है। सेकेंडली जब बच्चा बाहर आ गया एकदम नॉर्मल है स्टार्टिंग में, तब कंफ्यूजन स्टार्ट होगी कि ये सब नॉर्मल है कि नहीं। तो अगर न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लमेटिक बच्चा होगा तो ग्रेजुअली या तो इनिशियल डेज में उसको फिट्स आएंगे या बच्चे का डेवलपमेंट एकदम स्लो हो जाएगा,
या ये जो तालू रहता है वो बल्जिंग होगा, जिसको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से भी काफ़ी बच्चों में होता है। तो वैसा देखने को इनिशियल न्यूबॉर्न एज ग्रुप में दिखेगा। और अगर बच्चे को कार्डियक एनोमलीज है, हार्ट की कोई डिजीज़ है, वो सीरियस है, तो वो बच्चा रोते ही ब्लू पड़ने लगेगा, हाथ पैर लिप्स ये ब्लू हो जाएगा। तो इमिडिएटली हमको एक्शन लेना है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं तो मरमर करके सुनाई देता है। कुछ कुछ ऐसी बीमारी रहती है विच इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट हार्ट में होल होता है, जैसे VSD, ASD, PDA, तो वो हम स्टेथो रखते हैं तो पता चल जाता है, और इको के बाद उसके सीवियरिटी के हिसाब से मेडिसिन देते हैं। काफ़ी बीमारियां ऐसी रहती है कि अपना होल सॉल्व भी हो जाता है, वो अच्छा। भर जाता है, बट सर्टेन केसेस लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, बच्चा सर्वाइव भी नहीं करता है कार्डियक डिजीज में। अब बात हुई लॉन्ग टर्म उसका डेवलपमेंट की, तो जैसे पीडियाट्रिशियन वैक्सीन के चार्ट में ही उसका डेवलपमेंटल चार्ट भी ऐड करते हैं रिसेंटली। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने का बच्चा आपके पास आया, बच्चा आंख नहीं मिला रहा है, बच्चे का गर्दन का कंट्रोल अभी तक नहीं आया है, बच्चा सोशल स्माइल सामने देख के स्माइल नहीं कर रहा है, देन अलार्म शुड स्टार्ट कि कुछ तो गड़बड़ है। 1 महीना और दीजिए, पेरेंट्स को बताइए कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व होइए, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स दिखाइए, बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, हियरिंग असेस कीजिए कैसा हो रहा है। और उसके बाद भी अगर वो डिले हो रहा है, डेफिनेटली MRI या न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पूरे करने पड़े, न्यूरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करके। अर्ली डायग्नोसिस इज द की। और कुछ कुछ टेस्ट भी ऐसे होते हैं जो जेनेटिक टेस्ट स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं, जो हाई रिस्क बच्चे रहते हैं, तो इनका न्यूबॉर्न जो स्क्रीनिंग होता है वो 21 डिजीज के लिए सब वो सिर्फ हिल प्रिक सैंपल से भी वो टेस्ट होते हैं, वो भी आप इनिशियली करवा सकते हैं अगर बिल्कुल आपको श्योर होना है कि मेरे बच्चे को जेनेटिक बीमारी अभी है कि नहीं आफ्टर द बॉर्न। राइट। अब सर जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो उनको कुछ कुछ विटामिन्स की या डेफिशिएंसीज वगैरह कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे बच्चों को होती है, तो जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स है वो बच्चों को देने चाहिए, जैसे विटामिन D3 के ड्रॉप्स हो गए 2 साल तक, फिर आयरन का कुछ है, जो भी सप्लीमेंट्स है वो सजेस्ट आप करते हैं देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? सी ब्रेस्ट मिल्क यूजुअली कंप्लीट डाइट है बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए, बट मेनली विटामिन K, विटामिन D, और अगर मम्मी में आयरन की कमी है तो आयरन, वो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों में थोड़ा कम मिलता है। तो जैसे ही बच्चा जन्मता है तो पीडियाट्रिशियन उनको विटामिन K का इमीडिएट इंजेक्शन, फर्स्ट इंजेक्शन विटामिन K का तुरंत ही जब जन्मता है तब दे देते हैं, क्योंकि मम्मी से वो कम मिलने वाला है। नेक्स्ट रहता है विटामिन D। विटामिन D मिलता है हमको सन एक्सपोजर से, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में इतना विटामिन D होता नहीं और हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से सन एक्सपोजर होता नहीं है। तो विटामिन D हम टिल 1 अनसर्टेन केसेस, जब AF बहुत वाइड ओपन रहता है तो 2 इयर्स तक भी हम कंटिन्यू रखते हैं, या टीथिंग डिले होता है तो। आयरन हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अराउंड 21 डेज टू 1 मंथ, 1.5 मंथ से आयरन भी स्टार्ट कर देते हैं। आयरन थोड़ा पचने में हैवी रहता है, इसीलिए हम इनिशियल तुरंत ही नहीं स्टार्ट करते टिल की मम्मी का हेमोग्लोबिन कम है, बच्चा NICU में एडमिट है, तो हम 1.5 मंथ के आसपास आयरन स्टार्ट करते हैं, और वो भी हम 1 ईयर तक रखते हैं चालू, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हीमोग्लोबिन बच्चे का रहता है वो अराउंड 18-19 रहता है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम निकलता है, अराउंड 1 ईयर तक का बच्चा होता है तो वो ड्रॉप हो गए। वेस्टर्न कंट्रीज में वो अराउंड 13 होता है, बट इंडिया के अंदर अनीमिया इज वेरी कॉमन, और वो अराउंड 10-9 तक भी देखा गया है। तो अगर आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट है तो ये सब चीज़ें जो लो हीमोग्लोबिन एनीमिया हो उससे भी बच सकता है, और बच्चे का IQ भी बहुत अच्छा रहता है जो आयरन सप्लीमेंटेड बच्चे रहते हैं। तो वो कब से शुरू करना चाहिए? अराउंड 1-1.5 मंथ से हम स्टार्ट कर देते हैं, जब डाइजेशन उनका बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि आयरन के ड्रॉप से या उनके सिरप से स्टूल ब्लैक कलर का होता है, मुंह में स्टेनिंग होता है, तो ये सब उनके साइड इफेक्ट है, एडवांस में हमको ध्यान रख के ये स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट। और कितनी एज तक देना चाहिए होता है? वो 1 ईयर तक तो देते हैं, उसके बाद जैसे मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जब हम खाना ही अच्छा दे रहे हैं, हम आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं लेते क्योंकि हमारा खाना अच्छा है, उसके अंदर हम फुलफिल कर पाते हैं। अगर बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है तो डेफिनेटली, और अगर बच्चा अनीमिक लग रहा है अभी भी आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो भी बच्चा फीका लगता है, तो वी कैन कंटिन्यू ऑल्सो फॉर 3-4 मंथ्स मोर। राइट। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे का रूटीन नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बिजी वर्किंग लाइफ एंड समटाइम्स लेजीनेस ऑल्सो, जो वो वर्क और बच्चे के साथ जो 5 साल तक जो टाइम स्पेंड करना है वो अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे? जब बच्चे ने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग सीख गया टिल 1 ईयर ऑफ एज, दिन में एक टाइम तो ऐसा रखो कि फैमिली मील टाइम हो, और स्पेसिफिकली रात का टाइम, क्योंकि बिजी शेड्यूल है, रात का टाइम फैमिली मील टाइम रखिए। और 1 साल का बच्चा अगर हो जाए तो उसको हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे या नीचे अगर बैठते हैं तो साथ में
हम जो खा रहे हैं वही खाना सिखाओ, एक्सेप्ट कि वो चॉक ना करे, चॉकिंग फूड नहीं देना है उसको। अदरवाइज आप उसको फैमिली मील में अपना जो बन रहा है, शायद थोड़ा कम स्पाइसी हो, थोड़ा कम नमक वाला हो, बट वो फूड हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चा हमको देखेगा, वी आर रोल मॉडल, कि हम खा रहे हैं, मेरे को वही खाना है। ये उनका डिमांड हमेशा रहता है, आप मेरे को अलग मत दो, मेरे को वो वाला दो। तो वो आप देंगे तो उससे बॉन्डिंग भी आपका बढ़ेगा, बच्चा खाना जल्दी सीखेगा, स्क्रीन टाइम चला जाएगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल पूरे दिन का, जो बॉसेस का या पूरे दिन का जो टाइट शेड्यूल था, दौड़ा दौड़ी था, उसका जो स्ट्रेस था, बच्चे को देख के वो स्ट्रेस भी चला जाएगा। अभी जो फैमिली रिलेशंस पे जो असर हो रहा है लाइफस्टाइल की वजह से, बच्चा आने के बाद वो, और बच्चे के साथ ये टाइम स्पेंड करने के बाद वो डेफिनेटली कम होगा। यू शुड गिव द बेस्ट ट्राई कि एक फैमिली मील टाइम रखिए, और दूसरा बोलूँगा फैमिली ब्रश टाइम भी रखिए। अच्छा। ये एडिशनल मैं ऐड करूँगा कि अभी जो डेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत छोटी उम्र में हो रही है, कि आप फीलिंग करा रहे हो, हमने शायद कभी डेंटिस्ट का विजिट नहीं किया होगा इतने साल में, बट अभी 3 साल के बच्चे का डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है, रूट कैनाल्स हो रहे हैं। तो दिस इज स्ट्रेंज, अपनी लाइफस्टाइल है, तो इसको हम चेंज पूरा नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट शेड्यूल थोड़ा चेंज कीजिए। रात को सारे मिलके आप उनका टीथ क्लीनिंग का भी प्रोग्राम रखिए। जैसे कि अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसके सॉफ्ट ब्रिसल वाले छोटे हेड वाले टूथ ब्रश मिलते हैं, उसके ऊपर एकदम से गेहूं के दाने जितना टूथपेस्ट